चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करें नया चैप्टर कि आज का पेपर आपका डिस्कस करें, क्वेश्चन पेपर नहीं डिस्कस कर देना। आपने लिखा गया पता नहीं, स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, पहला क्वेश्चन यही था ना मेरा, स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस गलती करो, है ना, यही तो था। तो स्टेजेस में मैंने आपको कुछ बताया था, इसको बंद कर दीजिए तभी आप बता पाएंगे। पहला क्या बताया था मैंने? सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक, एक सेकेंड, नहीं पुराने लेक्चर में देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। दूसरा क्या था? हैं? पैस्टोरल, पैस्टोरल स्टेज, है ना। तीसरा क्या था आपका? एग्रीकल्चर स्टेज, हैंडीक्राफ्ट, डोमेस्टिक, क्या लिखते हैं? और पांचवा आया, छठा आया तुम्हारा इंडस्ट्रियल। ठीक है ना। अब बताओ, सेल्फ सफिशिएंसी जो स्टेज थी इसमें क्या था? किसके टाइम के बारे में? नहीं, एंशिएंट टाइम के बारे में तो बताया गया, लेकिन उसमें था क्या? एक्चुअली दिस वाज द फूड हंटिंग एज, सबसे प्रिमिटिव एज थी जहां पर मनुष्य जो थे वो ह्यूमन बींग्स, वो जो भी आपके होते थे उनको मारते थे और उनको खाते थे, और क्या नाम है, जो आपके वाइल्ड फ्रूट्स लेके रहते थे पेड़ों पे उन्हीं को तोड़ लेते थे, उनसे वो अपना पेट भर लेते थे, और वही जो थी वो खाल या पत्ते या इस तरह का कुछ पहन लेते थे, है ना। ये आपकी स्टेज थी सेल्फ सफिशिएंसी की। अगली स्टेज आपकी आई पैस्टोरल की, जब मनुष्य ने ये देखा कि बाजे टाइम जब कुछ रहता ही नहीं था, न फल होते थे, न कोई जो थे वो पक्षी होते थे, तो वो खाए कैसे, क्या करेंगे? वो भूखा रहता था 3-3 दिन 4-4 दिन, जब तक कि ना मिले उसको कुछ खाने को। भाई सीजनल फ्रूट्स होते थे तो वो नहीं हो पा रहे, तो क्या खाएगा वो, है ना। तो फिर उसने जो है वो कुछ और तलाशना शुरू किया। उसने कहा यार अगर हम ये जो जितने भी आपके एनिमल्स हैं, अगर हम मारने लगेंगे, हम इनको सबको मार देंगे, तो फिर हमारे लिए बचेगा क्या खाने को। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने उसको पालना शुरू किया एनिमल्स को। उन्होंने कहा कि हम इसको सबको मारेंगे नहीं, हम इनको पालेंगे। तो जब उनको पालेंगे तो उनको खिलाने के लिए भी कुछ जो है वो चारा होना चाहिए, कुछ चीज होनी चाहिए। तो फिर वो उनको ले जाके चराता था जंगलों में, घास में, है ना। तो वो स्टेज आई तुम्हारी पैस्टोरल स्टेज की, वहां पे वो जाके जानवरों को, पक्षियों को, एनिमल्स को वो चराता था। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो चराने के लिए जाने लगा तो उसके बाद उसने देखा कि बहुत से जो है वो जगहों पे कुछ जो है वो आपके कहीं कुछ बालियां लटकी हुई है, कुछ जो है वो कहीं धान हो रहा है, कहीं गेहूं लटका हुआ है। तो उसको समझ में आया यार ये चीज है खाने वाली है ना। तो जब उसको ये चीज समझ में आई खाने वाली है, तो फिर उसने एग्रीकल्चर शुरू किया। उसने वहीं जहाँ पे अपने खेत बनाए और खेतों के आसपास उसने अपने घर भी बनाए।
तो उसने जो गांव का डेवलपमेंट था वो शुरू किया, है ना। और वो एग्रीकल्चर करने लगा, वो कि उन्हीं को जो था वो फसलें बोता था और उसके बाद फिर वो उनको काटता था और वो खाता था, ठीक है। उसके बाद फिर अगली स्टेज कौन सी आई? हैंडीक्राफ्ट स्टेज आई। हैंडीक्राफ्ट स्टेज कैसी आई? हैंडमेड के प्रोडक्ट जो आए वो तो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ कि हर आदमी जो था वो सिर्फ खेती और किसानी ही नहीं करने लगा। बहुत से जो है वो आपके जूते बनाने का भी काम लोगों ने शुरू किया, है ना। आपके बहुत से लोगों ने कपड़ा बुनने का भी काम शुरू किया, बहुत से लोगों ने आपके जो है वो मिट्टी के जो है बर्तन बनाने के काम शुरू किए। तो यहाँ पे एक डिवीजन ऑफ लेबर आया, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो है वो अलग अलग काम करने लगे। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपकी डोमेस्टिक स्टेज है। डोमेस्टिक एज में क्या हुआ? यहां पे एक तरह के मिडिलमैन, कॉन्ट्रैक्टर ये आ गए कि आप से वो सामान आपका जो बना हुआ है, मान लीजिए कि आप जो है वो कुम्हार हैं, आप जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो आपसे बर्तन खरीद के वो मार्केट में जाके उसको बेच देते हैं। तो वो कौन सी स्टेज आई? डोमेस्टिक स्टेज आई। तो उसके बाद आपकी कौन सी स्टेज आई? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या हुआ है? मशीन आ गया, मशीनें का इन्वेंशन होने लगा। जैसे आपका स्टील इंजन जेम्स वॉट ने कर दिया, टेलीफोन कर दिया ग्राहम बेल ने, तुम्हारा टेलीविजन का इन्वेंशन हो गया जेल बेयर ने। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट आए, जैसे जैसे जो है वो लोगों ने इवॉल्व किया अपने आप को, तो वो मशीनी युग में आ गए। बात समझ गई? ठीक। उसके बाद फिर कौन सी स्टेज है? नहीं यार, उसके बाद आई तुम्हारी लैंड माफिया एज। फिर उसके बाद आ गई तुम्हारी योगी एज। ये काम हो गया तुम्हारा खत्म। योगी मोदी एज। क्या? अरे ऐसे चलो, समझ गए? चलिए, फिर अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? डील विद गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। दूसरा क्या था? प्रोडक्शन या एक्सचेंज। जी, फिर अगला क्या था? रेगुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। फिर अगला क्या था? एलिमेंट ऑफ रिस्क, होता था कि नहीं? फिर अगला क्या था? कस्टमर
satisfaction, और फाइनली सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी है कि नहीं? समझ में? ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब हम आप लोगों को बता चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आप मेरे पुराने जो वीडियोज हैं, लेक्चर जो हैं, वो अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। समझ में आया बेटा? है ना? लेकिन ये तुम लोगों का जो मैंने टेस्ट लिया था तो थोड़ा सा आज ये देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या थी इसमें? डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? बिजनेस का मतलब ही यही है कि आप या तो कोई चीज बना रहे हैं, किसी चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं, या कोई आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, है ना? जैसे तुम्हारी ये संस्था है, ये कॉलेज है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये कॉलेज क्या कर रहा है? एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एक सर्विस है ना? इसी तरह से तुम्हारी ये क्या नाम है, ये जिस कंपनी का फोन है, क्या नाम है इसका फोन है? कौन सा है? पोको, जो भी है। तो ये किसमें है? ये आपकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रही है ना? तो बिजनेस का मतलब यही है, या तो आप कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं, जैसे बैंक है, बैंक आपको सर्विसेज दे रही है, इंश्योरेंस है, सर्विसेज दे रही है। तो सर्विसेज जो है, इट अकाउंट्स मोस्ट ऑफ द बिजनेस, मोर देन 50% जो बिजनेस है वो आपका सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बहुत कम होती हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग ही तो है। ये तुम्हारा ये मोबाइल बन रहा है, स्टैंड बन रहा है, डस्टर बन रहा है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो। ठीक है? तो बिजनेस का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो गुड्स और सर्विसेज में डील करता है। समझ में आया? या तो कोई चीज वो बना रहा है और या किसी चीज की सेवा दे रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्या हुआ आपका? प्रोडक्शन या एक्सचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो कोई नया आपका प्रोडक्ट जो है बना रहा है, और या कोई आपको एक्सचेंज ऑफर में दे रहा है, या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट दे रहा है। रिफर्बिश्ड समझते हो ना? कि एक बार जो जैसे मान लो ये तुम्हारा मोबाइल है, अब ये मोबाइल तुम्हारा खराब हो गया, तो ये मोबाइल जो है तुम्हारा कंपनी जो है ले लेती है। तो उसके बाद इसको जो है रिपेयर करके उस पर वो टैग लगा के दे देती है कि ये रिफर्बिश्ड है, ये पहले इसका यूज किया हुआ है, लेकिन उसको उन्होंने पूरी तरह से नए तरह से असेंबल करके उसको आपको दे दिया। ऑलमोस्ट सेकेंड हैंड विद गारंटी, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट विद गारंटी, तो उसको बोलते हैं रिफर्बिश्ड। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? रेगुलर ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस का उद्देश्य जो है वो सिर्फ एक बार आपका ट्रांजैक्शन नहीं है कि मान लीजिए कि आप एक बार आप जो है वो कहीं गए, दिल्ली गए, वहां से आप जो है टी शर्ट ले आए, आपने आके यहाँ भेज दिया, उसके बाद फिर साल भर आप जो आराम से बैठे हुए हैं, तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस ये होता है कि जब आप कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप सामान आप कहीं से माल उठा रहे हैं, कहीं माल बेच रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या होता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एलिमेंट ऑफ रिस्क का क्या मतलब होता है? बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होते ही। तुम अगर मान लो ये कॉलेज खुला है, तो ये कॉलेज चलेगा नहीं चलेगा, इसमें बच्चे पढ़ने आएंगे नहीं आएंगे, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो एक रिस्क हो गया ना। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। ये एक बिजनेस का पुराना जो है वो, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा बनी रहती है रिस्क की, कि आपने सिक्के को उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50% चांस है ना भाई। 50% जो है वो हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। देयर इज आल्सो एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली आपने लूडो का जो पासा है, जब आप वो फेंकते हो तो उसमें जो है वो 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है? 1 in 6, 1/6 होती है कि नहीं होती भाई? ये पासा है, एक 6 वाला बना हुआ है, एक 5 वाला है, एक 4 वाला है, एक 3 वाला है, एक 2 वाला है और एक 1 वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 out of 6।
ये 1/6, 1/6, 1/6 है, होती है कि नहीं होती? तो रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा फिर क्या है, और आपका नेक्स्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि आप कभी भी जो भी बिजनेस करते हैं तो उससे आप जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, आप भी एक तरह के जो है वो क्या नाम है, इस कॉलेज के आप एक कस्टमर हैं, आप एजुकेशन लेने आ रहे हैं, तो आप अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप वर्ड ऑफ माउथ कैसे जाएगा? वर्ड ऑफ माउथ समझते हैं क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, मैंने आपको बताया भी था कि पेड, अनपेड, पर्सनल, नॉन पर्सनल। तो दिस इज योर अनपेड एंड पर्सनल वर्ड ऑफ माउथ, कि आपने मुझसे जाके बताया हाँ यार ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, तो इसके कहीं पैसे लगे? नहीं, इस कॉलेज के कहीं पैसे लगे? और आपने पर्सनली जाके उनको बता भी दिया यार। तो पर्सनल जो है वो आपकी ये एक तरह की जो है वो एडवर्टीजमेंट है, और नॉन पेड है। इसमें कॉलेज का कोई पैसा नहीं लगा, कहीं होर्डिंग नहीं लगाई उसने, कहीं पैम्फलेट नहीं बांटे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या मैं ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर आगे मैं प्रोडक्ट को मैं किसी को रिकमेंड करूंगा और ना मैं दोबारा खरीदूंगा, है बात कि नहीं? फिर बिजनेस का एक दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये भी है कि वो जो है वो क्या करे, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फिलैंथ्रोपिक, कम्युनिटी सर्विस, कि उसने कोई एक चैरिटी में एक स्कूल खोल दिया है ना, या ऐसा कोई जो है वो कहीं गरीबों के लिए जो है वो कोई ऐसी संस्था खोल दी जहाँ पे जो है फ्री ऑफ, या कोई एक ऐसा जो है वो उन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला दिया कि जहाँ गरीब बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाए, जो पढ़ नहीं सकते उनको जो है वो पढ़ाने का काम कर दिया। तो ये फिलैंथ्रोपिक नीड होती है, सोशल नीड, सोशल जो एस्पेक्ट होता है बिजनेस का वो कहलाता है, ठीक है ना? और अगला मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है बताइए? हैं? बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, पहले हम आते हैं फॉर्मेशन पे, बताइए। स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई भी चीज ओनर की या एंटरप्रेन्योर की अच्छा, एंटरप्रेन्योर की कोई स्पेलिंग जानता है? हाँ, क्या 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 देखो जरा क्या हो? ठीक, शाबाश, बस ठीक। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप तो हो गया ना कि जो एंटरप्रेन्योर है वो भाई जो है वो अगर उसने कोई कंपनी खोली तो उसको कह सकते हो कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप है ना। ठीक है, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
चलिए, हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको फॉर्म करेगा, अपनी लीगल फॉर्मेलिटी के बाद। कोई भी प्रोफेशनल होगा वो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होगा। जैसे डॉक्टर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा, लॉयर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा। एम्प्लॉयमेंट तो एक तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, एक एग्रीमेंट होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो वो एक तरह का सर्विस एग्रीमेंट हो गया। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? या तो प्रोडक्शन होगी या सर्विसेज होगी या एक्सचेंज होगा, है ना। प्रोफेशनल का क्या होगा? एक एक्सपर्ट सर्विस, जैसे डॉक्टर है मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा, लॉयर है लीगल ट्रीटमेंट करेगा, एजुकेटर है एजुकेशनल ट्रीटमेंट करेगा। हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं? ठीक। इसमें क्या होगा? एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली जो जो चीजें उसमें लिखी होंगी टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपको 9 बजे आना है, 5 बजे आना है, आपको ये जॉब करना है, आपको ये जॉब नहीं करना, आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, आपको ये आपका मैनेजर होगा, ये सुपरवाइजर होगा, इसको आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसे आपको रिपोर्ट जो है भेजनी है। वो सारी चीजें जो है वो आपके सर्विस एग्रीमेंट में डिसाइडेड होंगी, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? इसमें तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो जरूर होगी ना। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, भाई लॉयर अगर है तो उसको एलएलबी करना पड़ेगा कि नहीं? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्लस ट्रेनिंग। कोई लॉयर है वकील है तो उसको एलएलबी पास भी करनी पड़ेगी और किसी वकील के साथ जो है बैठना ही पड़ेगा, सीनियर के साथ इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। इसी तरह से तुम्हारा जो है वो डॉक्टर है, उसको 5 साल एमबीबीएस पढ़ना भी पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है वो इंटर्नशिप करनी भी पड़ेगी, है ना। तो ट्रेनिंग हो गई। इसमें क्या है? प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। मान लो एक मैनेजर की पोस्ट निकली, उसमें उन्होंने कहा कि वी वांट बीटेक। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आया उसमें एक आया कि साथ बीटेक होना चाहिए, तो बीटेक जो है वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है ना। एमबीए होना चाहिए प्लस 10 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होगी एज पर नेचर ऑफ बिजनेस। छोटा बिजनेस है छोटी सी दुकान है, छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ी दुकान है, बड़ा इन्वेस्टमेंट। ठीक। इसमें थोड़ी बात तो कैपिटल लगानी पड़ेगी ना, लिमिटेड कैपिटल लगानी पड़ेगी। अगर किसी भी अपना क्लिनिक खोलना है तो कुछ ना कुछ तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, कुर्सी मेज बोर्ड शोर्ड
ऐसे ही वकील है, अगर उसको अपना ऑफिस खोलना है तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, कुछ किताबें हैं, कुछ मेज है, कुर्सी है ना, तो ये सब रखना पड़ेगा कि नहीं। इसमें क्या है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न। इसमें क्या चाहिए, प्रोफेशनल फीस, वकील है अपनी फीस चार्ज करेगा ना, वो डॉक्टर है वो अपनी फीस चार्ज करेगा कि उसका दिखाने गया तो भाई 500 रुपये दे रहा है या 1000 रुपये ले रहा है, जो भी दे रहा है। सर्जरी अगर करेगा तो अलग से लेगा, तो प्रोफेशनल फीस में आ गई। इसमें क्या है, वेजेस, जो तुम्हारी वेज होगी, जो तुम्हारी सैलरी होगी, जो तुम्हारे अलाउंस होंगे, वो सब तुमको मिलेंगे, है कि नहीं। फिर रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसको हटा दो ऊपर, एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क में क्या होगा, रिस्क तो होगा ही ना बिजनेस में, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन जी। ऑब्वियसली जितना जितना आप कैपिटल लगाएंगे, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा रिस्क होगा, है कि नहीं। अगर आपने कोई दुकान जो है वो 1 लाख से शुरू की है, कोई बिजनेस आपने, तो उसमें आपका जो लॉस है वो 1 लाख का है। अगर आपने 10 लाख से स्टार्ट किया है तो आपने लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10 लाख है। बताया है ना मैंने आपको, जो कैपिटल आपने लगाई, भाई सिक्के को आपने उछाला तो चांस हेड और टेल आने का कितना है, 50-50% है। तो उसी तरह से बिजनेस में रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट रहता ही है। तो मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, मोर ब्लैकमेलिंग, मोर चांसेस ऑफ गेटिंग लैंड, नो ब्लैकमेलिंग, नो चांसेस ऑफ गेटिंग लैंड। नहीं समझे, ब्लैकमेलिंग, बाय लैंड माफिया, लैंड माफिया, ज्यादा ब्लैकमेल, मोर ब्लैकमेल, मोर चांस ऑफ गेटिंग लैंड, नो ब्लैकमेलिंग, नो चांस ऑफ गेटिंग लैंड। जितना ज्यादा ब्लैकमेल उतना ज्यादा चांस कि तुम्हें जमीन जो है तुम मिल जाए, जितना कम ब्लैकमेल करोगे उतना कम चांस होगा कि तुम्हें जमीन मिले। ये लैंड माफिया की कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट ऑफ रिस्क की, हो गया ये, समझ में आ गया बेटा। अच्छा, और अगला क्या बचा है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये भी आपको बताया था ना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भाई अगर किसी के फादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट, आपके फादर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस चीज का, कहाँ पे, किस चीज की, फुटवेयर, किस नाम से जी, बाल कृष्ण। चलिए, आपके ब्रदर्स भी होंगे, सिस्टर है, चलिए ठीक। आपके फादर ने जो बिजनेस स्टैब्लिश किया तो उसके बाद जब वो उनकी जो है वो एक एज हो जाएगी, या वो जब चाहेंगे यार कि हमारी बच्चियां भी जो थोड़ा सेटल हो, तो वो उन्होंने बिजनेस क्या किया, आप लोगों के नाम कर दिया कि अब यार तुम लोग इसको संभालो, तुम लोग बैठो यहाँ पे, तुम लोग सारा जो है वो बिजनेस को देखो। तो उन्होंने क्या किया, अपना ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दी। होती है, हर बिजनेस में होती है, हर जगह होती है। लेकिन क्या प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है, क्या डॉक्टर चाहे कि उसका लड़का जो है वो उसकी क्लिनिक संभाल ले बिना एमबीबीएस किए हुए,
या वकील अगर चाहे कि उसका लड़का जो है वो अपना उसका चेंबर संभाल ले बिना लॉ किए हुए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होती है कि अगर मैं जो हूँ यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे बाद मैं चाहूँ कि मेरे कई घर वाले जो यहाँ पे जॉब करने को कर सकते हैं बिना प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के। तो ये मैंने आपको बताया। तो इतना ही रखो आज, इतना ही सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ज्ञान बांट दिया मैंने आपको। भू माफियाओं के बारे में भी बांट दिया, ब्लैकमेलिंग के बारे में भी बांट दिया। जहाँ बात ना बने वहाँ जो है वो औरतों को सामने ले आओ, हर तरह की बात मैंने आपको समझा दिया। तो ऑल द बेस्ट, जाइए, ज्ञान की बातें हो गई, बाकी बातें कल करेंगे।